संस्थापक को अगर लोकसभा में किसी ने पहुंचाया था तो यहीं के मतदाता खड़े हुए इन्होंने लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। वो जीत नहीं पा रहे थे कहीं से, वो नहीं जीत पा रहे थे कहीं। वो राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, हालांकि हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राम सिंह साकी जी बैठे हैं, इनके सामने नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये बात इतिहास में दर्ज है कि उस समय पर संस्थापक जी को, काशीराम जी को अगर जिताने का काम किसी ने किया था तो नेताजी और समाजवादी लोगों ने लोकसभा में पहुंचाया था। ये भी एक इटावा और औरिया का इतिहास है, जहां पर डाकू होते थे, जाने क्या क्या इतिहास था। वहां पर आजकल कौन है? आजकल आवाज बब्बर शेरों की आती है। ये लाइन सफारी जो बनी है देश की पहली है, पहली लाइन सफारी है जहां पर शेर पैदा हो रहे हैं। जहां पर कभी डाकू बनते थे लोग, डाकू बनते थे, वहां पर आजकल शेर पैदा हो रहे हैं। और अभी सुनने में आया 1 महीना हुआ नहीं है, 3 शेर और पैदा हो गए वहां पर। जब गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, गोरखपुर वालों को शेर चाहिए था, तो हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, शेरों को किसी ने खाना खिलाया तो इटावा वालों ने खाना खिलाया था। वही शेर गए हैं गोरखपुर। और वो गोरखपुर वाले ऐसे हैं कि वो शेर को खुले में नहीं रख सकते हैं। जो गोरखपुर वाले हैं वो शेर को खुले में नहीं रख पा रहे हैं, पिंजड़े में बंद कर रखा है। लेकिन हमारी इटावा की लाइन सफारी ऐसी है जहां पिंजड़ों में नहीं रखना है, शेरों को खुले में छोड़ना है। इसलिए एक ये भी इतिहास है। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज प्रतिमा लगा करके हम लोगों को उस विचारधारा से जोड़ करके हमारे सांसद और उनके साथियों ने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अगर इतिहास पढ़ते होंगे हम और आप, तो उनसे बड़ा स्कॉलर, उनसे बड़ा इकोनॉमिस्ट, उनसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और अधिवक्ता और इतना जानकार कोई नहीं रहा। इसीलिए वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। न केवल वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने, जिस समय वो बने हैं इसीलिए बनाया गया था कि उनके बनने से सबसे अच्छा हमारा संविधान बनेगा। और उन्हीं का योगदान है कि आज हमें दुनिया का सबसे शानदार संविधान मिला है। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। हमने आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था।
और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया था मंदिर, जबकि वहां के पंडित जी मना कर रहे थे कि मत धोइए, ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर धोया। आपने अखबारों में खबरें भी पढ़ते होंगे कि एक जज साहब जब कुर्सी पर बैठे तो उन्होंने कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। इस तरह का भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। जिस मुख्यमंत्री आवास में न जाने कितने लोग रहे, जिस समय मायावती जी उस मुख्यमंत्री आवास में रहते थे, और जब मैं उस मुख्यमंत्री आवास में गया तो हम लोगों ने कभी गंगा जल से नहीं धुलवाया। लेकिन जब यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने आप स्टैम्प लगा करके योगी बन गए हैं, वो जब मुख्यमंत्री आवास में गए तो गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास धुलाया गया था। ये भेदभाव आज भी है। मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि अगर हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो और हमारे जितने बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ न जाने कैसा कैसा व्यवहार होता होगा। और वो हमें देखने को मिल रहा है। हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हम लोगों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, संस्थाओं में अपने लोग बैठा करके अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह का भेदभाव चल रहा है। और किसने किया था ये भेदभाव? कोई एक मन्नू महाराज आए थे, वही सब गड़बड़ कर गए। कोई मन्नू महाराज आए थे, उन्हीं ने सब गड़बड़ कर दिया। अगर कोई हमें और आपको सम्मान दिलाता है तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें सम्मान दिलाता है। ये हमारे लिए संविधान संजीवनी है। ये हम चाहते हैं देश संविधान से चले, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार से देश को चलाना चाहते हैं। कुछ लोग संविधान को केवल कोरी किताब मानते हैं, संविधान को संविधान नहीं मानते हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक नारा दिया गया है जय जवान जय किसान, तो उसमें एक बात और जोड़ दी जाए, जय जवान जय किसान और जय संविधान। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। संविधान हमें हक दिलाता है, हक दिलाता है हमें और आपको। संविधान हमें हक दिलाता है। जो लोग हमारा आपका हक मारना चाहते हैं वही लोग संविधान विरोधी हैं। और याद रखना, अगर संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा, और लोकतंत्र कमजोर होगा तो तानाशाही आएगी। और ये देश को एक तंत्र के लिए, एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग मन विधान से चलना चाहते हैं वो एक तंत्र की तरफ ले जाना चाहते हैं।
तभी वो एक रंगी हैं। वो लोकतंत्र के पक्षधर लोग नहीं हैं। और याद रखना, जब कभी भी हमारे ऊपर कभी संकट आता है तो संविधान ही हमारा रक्षा कवच बनकर के हमारी मदद करता है, और संविधान ही हमारी ढाल है, और संविधान ही हमारी पहचान भी है। संविधान ही हमें सुरक्षा दिलाने का काम करता है, और संविधान ही हमें शक्ति देने का काम करता है। इसलिए संविधान को कोई भी ठेस पहुंचेगी तो हम समाजवादी लोग एक होकर के पीडीए परिवार की ताकत बनाने का काम करेंगे। और याद रखना कि अभी तक तो पीडीए को बचाया संविधान ने, अब हमारे पीडीए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है संविधान बचाने की। ये लोग जो कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई होने वाली है, जो गणित ही नहीं जानते, 46 में 56 बोलते हैं। उनकी गिनती सुनी आपने 46 में 56 वाली? न केवल 46 में 56 की गिनती, इधर ये जो क्रिकेट लोकप्रिय हुआ है, यहां जितने नौजवान हैं सब क्रिकेट खेलना जानते हैं। ये बैटिंग करना भी जानते हैं, बॉलिंग करना भी जानते हैं। लेकिन बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी को कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा है आपने? उनको एक बार हमने भी देखा क्रिकेट खेलते हुए, बॉल 3 बार टप्पा मारी तब भी मार नहीं पाए। और न केवल उन्हें क्रिकेट खेलते हुए हम लोगों ने देखा है, बल्कि हम लोगों ने उन्हें एक टांग पर खड़े होकर के योगा करते हुए देखा है। और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सोचा कभी आपने? कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि देश को हम और प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये $1 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि गरीब हमारा समझे ही नहीं कि ट्रिलियन क्या होता है। उसे लगता हो कि कोई बड़ी चीज होने जा रही है ट्रिलियन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये धोखा दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी और आगे चली जा रही है। बताओ, पूरा देख लो, सड़क के आसपास गांव गेहूं खड़ा हुआ है। बताओ, कहीं कोई कीमत दे पा रहे हैं आज? और याद कीजिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की हम आय दोगुनी कर देंगे। बताओ, ये गेहूं लेकर के आए हो, क्या आय दोगुनी हो गई तुम्हारी? और आय दोगुने का कौन सा हिसाब किताब लगाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते ही नहीं हैं। ये आय दोगुने का हिसाब किताब कौन सा है कि अगर हम खाद लेने जाएं, तो बताओ, खाद की बोरी से कितना गायब हो गया उसमें से, और डीएपी की बोरी से, और संग में जो आपको जबरदस्ती दिलवा रहे थे नैनो यूरिया। बताओ, पत्रकार साथी कोई कहानी नहीं लिखते? अगर सांड से गाड़ी टकरा जाए, अगर सांड कहीं टकरा जाए तो इनके लिए खबर है, लेकिन नैनो यूरिया किसी काम नहीं आ रही, वो खबर ही नहीं है इनको। बताओ किसान भाइयों, नैनो यूरिया खरीदवा दी आपसे कि नहीं खरीदवाई इन्होंने? और ये तो महेवा है, यहां तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग रहते होंगे। बताओ, नैनो यूरिया से कौन सा खेती को लाभ हो रहा है? कोई लाभ हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए इनकी गलती नहीं, मीडिया वालों की। ये मीडिया वाले भी परेशान हैं। जब से कोरोना आया
और इनका वेतन कम हुआ, तब से इनका वेतन ही नहीं बढ़ा। और नहीं मानते, हम जब चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कि 40 लाख करोड़ रुपया हम लेकर के आए निवेश में, याद होगा बड़े बड़े आयोजन हुए थे जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आए थे लखनऊ में। इस सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए और कारखाना लगाने के लिए उद्योगपतियों से मिलकर के करार किए। और जब करार हो गए दोनों, तो उसके बाद बोला कि हम 40 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगाने का काम करेंगे। कहा कि हम कारखाने लगवाएंगे, उद्योग लगवाएंगे। और आज जब पीछे मुड़कर के इनसे पूछते हैं कि बताओ कितने कारखाने लगे हैं, कितने उद्योग लगे हैं, तो इन पे कोई है ही नहीं उद्योग कारखाना लगा हुआ। कोई उद्योग कारखाना नहीं लगा। नौजवान साथियों, ये जितना सामान है आपके हाथ में या जो आ रहा है बाहर से, ये हमारी अर्थव्यवस्था को डुबा रहा है। कोई कारखाना नहीं लगने देंगे। ये बीजेपी वाले पहले तो अमेरिका से समझौता करते थे, इन्होंने उससे ज्यादा चीन से समझौता कर लिया। अभी अमेरिका ने तो पाबंदियां लगाई हैं, थोड़ा बहुत सुनने में आया, पीछे हट गया अमेरिका, पाबंदियां कम की हैं। लेकिन याद रखना, अमेरिका बहुत ताकतवर देश है। वो अपने लोगों के हित और अपने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, अगर अमेरिका को कोई फैसला लेना होगा वो देश ले लेगा फैसला। और इसीलिए वहां पर पाबंदी लग रही है कि कोई भी चीज लाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा, और इतना टैक्स देना पड़ेगा। और वहीं हमारे भारत के लोग और उद्योगपति और बीजेपी के लोग मिलकर के चीन से लगातार संबंध बना रहे हैं, व्यापारिक संबंध बना रहे हैं। आज भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चीन से हो रहा है, सब सामान वहीं से आ जा रहा है। ये जो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर जितना सामान है सब वहीं का है। और केवल यही नहीं, बहुत सी चीजें। इसलिए आज के दौर में हम लोगों को क्या रास्ता चुनना है ये तय करना है। रास्ता क्या हो हमारा आपका, उद्योग कैसे लगे, कारखाने कैसे लगे, हमारे किसान जो गांव में है उसके पैदावार की सही कीमत कैसे मिले। बताओ हमारे किसान भाइयों, जितने लोकसभा में कानून पास हुए हैं, अगर कोई कानून आपके लिए बना हो तो बता दो हमें। अभी जो कानून पास किया है, अभी जो कानून पास हुआ है, बताओ उससे हमारे किसान भाइयों के गेहूं को कौन सा फायदा होने जा रहा है। बताओ, कोई फायदा हो रहा तो बताओ उस कानून से। अरे जिनको जमीन चाहिए वो आए चंबल और हिना के पास, जितनी जमीन चाहो तो ले लो यहां पर आकर के। बताओ है जमीन यहां के नहीं है? बताइए, जमीन पे नजर है इनकी, दुकान मकान घर पे नजर है बीजेपी वालों की। और हमें और आपके बीच में खाई पैदा हो जाए, हमारे आपके बीच में दूरियां हो जाएं, ये दूरियां बढ़ाने वाले कानून ला रहे हैं। याद रखना साथियों, ये नाकाम लोग हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया, इन्हें नौकरी नहीं दी, इन्हें कोई नौकरी नहीं दी। और जो बताइए फौज की भर्ती होती थी, इटावा औरैया और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होती थी। और अभी सुनने में आया है कि फौज में 1 लाख की कमी है। बताइए, 1 लाख की कमी है। जहां कमी फौज में है और हमारे नौजवान जो वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। इसलिए नौजवान साथियों, हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार जब भी ताकतवर आएगी, बनेगी और सरकार में पहुंचेगी
तो अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कराने का काम करेंगे। अग्निवीर हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं और हमारे नौजवान को काम चाहिए, रोजगार चाहिए और नौकरी चाहिए। हमारा समाजवादियों का सपना था, हम लोगों का सपना था कि सड़कें बने, उद्योग लगे, मंडियां बने। हालांकि अब तो ये भी चौड़ी कर ली सड़क, अब तीन लेन की बना दी। हम लोगों की नकल कर रहे हैं ये लोग। हम लोगों ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बताओ 3 लेन का बनाया कि नहीं बनाया? और उस पर चल करके देख लो वो अच्छा है कि ये अच्छा है। और जिन्होंने बुंदेलखंड पे थोड़ा बहुत चले होंगे वो बताओ बुंदेलखंड कैसी सड़क बनी है? सब लूट लिया उसमें। ये दिखा रहा कैसे चल रहे, सड़क पे कैसे चलते हैं, ये कह रहा नागिन की तरह चलते हैं। सोचिए आप कैसा बुंदेलखंड। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। याद रखना जिस दिन से सड़क का उद्घाटन हुआ उसी दिन से मेंटेनेंस हो रहा उस पे। और पूर्वांचल भी हम लोगों की बनाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री जो हवाई जहाज लेकर के उतरे थे सड़क पर, वो किसी और की देन नहीं थी, वो समाजवादियों की देन थी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा एक्सप्रेसवे बनवाया कि उसमें समय पड़ने